गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर और हम कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के थियोरी को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का करेंगे फटाफट से रिवीजन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। हमने इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक पढ़े। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा वो था ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान। ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान में क्या करते हैं, हमें एक कंपनी की रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है और हम उस कैपिटल को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव प्लान दे रखे होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। हमें बेस्ट प्लान को सेलेक्ट करना होता है। अब हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम हर ऑल्टरनेटिव पर अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन करते हैं। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला EBIT माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हम हर प्लान का अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। जिस प्लान का अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा होगा हम उस प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। एक और क्राइटेरिया होता है और वो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग पर शेयर को PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके। अगर क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करनी है EPS और P रेशियो को मल्टीप्लाई करके। अब हम EPS बेसिस पर भी प्लान को सेलेक्ट करेंगे और MPS बेसिस पर भी प्लान को सेलेक्ट करेंगे। EPS बेसिस पर वो प्लान जिसका अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा है और MPS बेसिस पर वो प्लान जहां मार्केट प्राइस पर शेयर सबसे ज़्यादा है। ओके, अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े। एक क्वेश्चन जिसमें एक कंपनी न्यूली स्टार्ट होती है, एक नई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है उस सिचुएशन में, और एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो एडिशनल कैपिटल अरेंज करती है एक्सपांशन के लिए। अगर एक्सपांशन के लिए आपको कैपिटल अरेंज करनी है तो आपको डिसीजन लेने का तरीका तो EPS या MPS के बेस पर ही लेना है, मगर जो आप EPS कैलकुलेट करोगे वो टोटल पे जाके करोगे। मतलब एग्जिस्टिंग में प्लान को ऐड करके फिर EPS कैलकुलेट करोगे। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें आप प्लान को ऐड करोगे और उसके बाद आप EPS को कैलकुलेट करोगे। अब जब हम ऐसा करते हैं तो हमें 1-2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट और वो है EBIT। जब हम एक्सपांशन करते हैं तो हमारा EBIT इंक्रीज होता है। अब EBIT इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, या तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा आफ्टर एक्सपांशन हमारा EBIT इतना होगा, तो हमें उस EBIT के बेस पर EPS को कैलकुलेट करना है टोटल पे जाके। अगर आपको एक्सपांशन के बाद EBIT नहीं दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, आपको एग्जिस्टिंग EBIT में डिवाइड करना है एग्जिस्टिंग कैपिटल का और मल्टीप्लाई करना है टोटल कैपिटल आफ्टर एक्सपांशन। कैसे कैलकुलेट करोगे, एग्जिस्टिंग EBIT डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टोटल कैपिटल आफ्टर एक्सपांशन, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा EBIT आफ्टर एक्सपांशन। अब हमें क्या करना है, EBIT कैलकुलेट करने के बाद हमें EPS को कैलकुलेट करना है और EPS को कैलकुलेट करना है टोटल पे जाके। हम जब EPS का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो उसमें EBIT होगा EBIT आफ्टर एक्सपांशन, इंटरेस्ट होगा टोटल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और एडिशनल कैपिटल में अगर इंटरेस्ट है तो, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा टोटल एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड और अगर एडिशनल कैपिटल में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे टोटल एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और अगर एडिशनल कैपिटल में इक्विटी शेयर है तो टोटल पे जाके आपको EPS को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी है इट मीन्स वो एक्सपांशन का क्वेश्चन है, और अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल नहीं दे रखी है इट मीन्स वो न्यू बिजनेस का क्वेश्चन है। ओके,
फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इनडिफरेंस पॉइंट उस ईबीआईटी को कहते हैं जहां पर दो ऑल्टरनेटिव प्लान का अर्निंग पर शेयर सेम होता है, जहां पर दो ऑल्टरनेटिव प्लान का अर्निंग पर शेयर सेम होता है। अब वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमें ईपीएस के फॉर्मूले को इक्वल करना है। ईपीएस ऑफ प्लान फर्स्ट इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ प्लान सेकंड। ईबीआईटी को हमें क्या करना है? एक्स मानना है और उसके बाद में एक्स को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। इनडिफरेंस पॉइंट जहां पर दो प्लान का अर्निंग पर शेयर सेम होता है। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट उस ईबीआईटी को कहते हैं जहां पर अर्निंग पर शेयर जीरो होता है। चार तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है, केवल इक्विटी, इक्विटी और डिबेंचर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर। चार तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है। चारों सिचुएशन में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओनली इक्विटी के केस में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है जीरो। इक्विटी और डेब्ट की सिचुएशन में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की सिचुएशन में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। और इक्विटी, डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर तीनों की सिचुएशन में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। ये जो 1 माइनस टी का डिवाइड होगा वो प्रेफरेंस डिविडेंड में डिवाइड होगा। करेक्ट। फोर्थ टॉपिक हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, और कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में हमने टोटल 4 थियरीज डिस्कस की थी। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के जैसे एमएम अप्रोच, और फोर्थ अप्रोच थी ट्रेडिशनल अप्रोच। 4 अप्रोच को हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, या सीधा कह सकते हैं डेब्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट का मतलब होता है डिविडेंड। ईबीआईटी में से जब हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है? डिविडेंड। और डिविडेंड में जब हम केई का डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब वो कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पर डेब्ट का यूज सबसे ज्यादा होता है, जहां पर डेब्ट का यूज सबसे ज्यादा होता है। फिर एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच में एक कंपनी चाहे डेब्ट का यूज करे चाहे नहीं करे, 100% इक्विटी हो या इक्विटी बहुत कम हो, उसका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि जब एक कंपनी डेब्ट का यूज करती है तो उस कंपनी में रिस्क इंक्रीज होती है, और जब रिस्क इंक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। तो डेब्ट को यूज करने का जो बेनिफिट हमें मिल रहा था, इक्विटी की कॉस्ट बढ़ने से वो बेनिफिट खत्म हो जाता है, और अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहती है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करते हो उस सिचुएशन में जहां पर डेब्ट निल है। कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एट जीरो डेब्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे करोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, क्योंकि वहां पर डेब्ट नहीं है तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट नहीं है। तो ईबीआईटी में से जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? डिविडेंड। अब यहाँ इंटरेस्ट नहीं है तो ईबीआईटी में अगर के का डिवाइड करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हमें मिलेगी। जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपको जीरो डेब्ट सिचुएशन पर मिली है, सेम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपको हर सिचुएशन में लिखना है, और उसके बाद में आपको रिवर्स कैलकुलेट करते हुए के को बैलेंसिंग फिगर निकालना है। स्टेप सेकंड, ऑल अदर कैपिटल स्ट्रक्चर हैव सेम मार्केट वैल्यू कैलकुलेटेड इन फर्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट के फॉर ऑल अदर कैपिटल स्ट्रक्चर। बाकी के कैपिटल स्ट्रक्चर पर आपको के कैलकुलेट करनी है। आप मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म लिखोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट उसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, फिर डिविडेंड में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा के ई बैलेंसिंग फिगर।
K इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट. EBIT माइनस इंटरेस्ट का मतलब होता है डिविडेंड. उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डेप्ट का मतलब हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो इससे हमें क्या मिलेगी? KE. आपको KE बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है. जो क्वेश्चन में KE दे रखी होगी वो जीरो डेप्ट वाली सिचुएशन पे अप्लाई करना है. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल EBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट एज पर NOI अप्रोच. आप डेप्ट का यूज करते हो नहीं करते हो, कौन सा कितना यूज करते हो, उसका मार्केट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. हर सिचुएशन में मार्केट वैल्यू सेम रहती है. हर सिचुएशन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहती है. राइट. NOI अप्रोच और MM अप्रोच विदाउट टैक्स दोनों सेम होते हैं. राइट. फिर ट्रेडिशनल अप्रोच. एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हमें हर सिचुएशन का सेपरेट इवेल्युएशन करना होगा. ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको जितने भी कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन दे रखे होंगे उन सारे ऑप्शन पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी. हर ऑप्शन पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी. आपको जितने कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन दे रखे हैं उन सब पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है. जहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज़्यादा है उसी कैपिटल स्ट्रक्चर में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सबसे कम होगी. आपको उस कैपिटल स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है जहां मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने का तरीका वैसे ही मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का EBIT माइनस इंटरेस्ट. EBIT माइनस इंटरेस्ट का मतलब डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल EBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म है मैक्सिमम मार्केट वैल्यू और मिनिमम कॉस्ट. जहां पर आपकी मिनिमम कॉस्ट हो या मार्केट वैल्यू मैक्सिमम हो वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या होगा? ऑप्टिमम. हमें कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है. राइट. उसके बाद में MM अप्रोच इन केस ऑफ टैक्स. अगर टैक्स है तो आपको सबसे पहले मार्केट वैल्यू अनलीवर्ड सिचुएशन की कैलकुलेट करनी पड़ेगी. कहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी? अनलीवर्ड. अनलीवर्ड का मतलब जहां पर डेप्ट नहीं है. कैसे कैलकुलेट करोगे? EBIT माइनस इंटरेस्ट. अनलीवर्ड में इंटरेस्ट नहीं होता तो EBIT और EBT सेम हो गए. EBT में से टैक्स माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको कहेंगे डिविडेंड. उसमें डिवाइड करोगे KE का. EBIT माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय KE. रिजल्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. और जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो ही मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्योंकि वहां डेप्ट नहीं है. तो सबसे पहले आपको अनलीवर्ड फर्म का वैल्यूएशन करना है. अनलीवर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको वैल्यूएशन करना है सबसे पहले. उसके बाद में आपको लीवर्ड फर्म का या लीवर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यूएशन करना है. कैसे? जो मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है उसमें प्लस करोगे डेप्ट इनटू टैक्स रेट. टैक्स का जो बेनिफिट होगा लीवर्ड फर्म को उसकी वैल्यू आपको ऐड करनी है और वो कैलकुलेट कैसे होती है? डेप्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट. कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म. अनलीवर्ड फर्म की KE जो क्वेश्चन में दे रखी होगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड फर्म इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करना है. उसमें से डेप्ट माइनस करना है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. फिर आप EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, टैक्स माइनस करोगे तो आएगा डिविडेंड. डिविडेंड में जब आप मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स का डिवाइड करोगे रिजल्ट आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अर्निंग आफ्टर टैक्स में डिवाइड करना है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डेप्ट. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डेप्ट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100. रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म. लीवर्ड फर्म. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके लिए आपको टेबल ही बनानी पड़ेगी. टेबल जो हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, अगर टैक्स नहीं है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका होता है EBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100. बट अगर टैक्स है तो आपको टेबल बनाकर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा. टेबल में सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट. सोर्स में क्या क्या आ सकता है? इक्विटी शेयर और डेप्ट.
इक्विटी का मार्केट वैल्यू लिखोगे, डेब्ट की मार्केट वैल्यू लिखोगे, टोटल मार्केट वैल्यू, उससे वेट कैलकुलेट करोगे, इक्विटी की कॉस्ट और डेब्ट की कॉस्ट लिखोगे। डेब्ट की कॉस्ट कैसे निकालना है, जो इंटरेस्ट की रेट है उसमें से 1 माइनस टी करना है, तो डेब्ट की कॉस्ट आएगी। इक्विटी की कॉस्ट लिखोगे, डेब्ट की कॉस्ट लिखोगे और उसके बाद में आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करोगे। ये जो MM अप्रोच इन केस ऑफ टैक्स है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में कुछ थियोरी के पॉइंट है उनको भी, वैसे तो बहुत कम पॉइंट है, डिस्कस करते हैं थियोरी के पॉइंट को। सबसे पहले पॉइंट मैं दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर मीनिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर मीनिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। हम हमारी कैपिटल को जैसे अरेंज करते हैं अलग अलग सोर्स से, हम उसको कहते हैं कैपिटल का स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें हमारी कैपिटल को किस तरह से अरेंज करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेफर टू डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, देयर एक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन इन टोटल कैपिटल। अलग अलग सोर्स का हमारी कैपिटल में क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में डिसाइड करते हैं। पिकिंग ऑर्डर थ्योरी, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहता है फर्स्ट यूज इंटरनल सोर्स फॉर फाइनेंसिंग। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग। एक कंपनी को सबसे पहले अपने रिटेन्ड अर्निंग को यूज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देन यूज डेब्ट कैपिटल। अगर रिटेन्ड अर्निंग के बाद भी इन्वेस्टमेंट करना है तो डेब्ट का यूज करे, मतलब पहले रिटेन्ड अर्निंग, अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़्यादा के लिए डेब्ट, और अगर और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाए तो फिर इक्विटी शेयर का यूज़ करें। मतलब इक्विटी शेयर सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आता है, सबसे लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पे इक्विटी शेयर। सबसे पहले आप रिजर्व का यूज़ करो, रिटेन अर्निंग का यूज़ करो, उसके बाद डेब्ट का, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इक्विटी शेयर का यूज़ करो। इट इज़ पिकिंग ऑर्डर थियोरी। एक थियोरी और दे रखी है ट्रेड ऑफ थियोरी। फर्स्ट यूज डेब्ट एज पर इट्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब हम डेब्ट को यूज करते हैं तो डेब्ट की कॉस्ट होती है। डेब्ट की कॉस्ट क्या, डेब्ट पर इंटरेस्ट पे करना होता है, और डेब्ट को यूज करने से रिस्क को हमें फेस करना होता है, रिस्क क्रिएट होती है जब हम डेब्ट को यूज करते हैं तो। मगर डेब्ट को यूज करने का फायदा यह है कि जो डेब्ट की कॉस्ट है, डेब्ट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अदर सोर्स की कॉस्ट से कम होती है। तो डेब्ट को यूज़ करने का फ़ायदा भी है मगर डेब्ट को यूज़ करने की कॉस्ट भी है। तो हमें क्या करना है, डेब्ट सबसे पहले हमारी कैपिटल में हमें डेब्ट का यूज़ करना है। कितना यूज़ करना है ये डिपेंड करता है डेब्ट को यूज़ करने का फ़ायदा क्या और डेब्ट को यूज़ करने की कॉस्ट क्या। अगर डेब्ट को यूज़ करने का बेनिफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो हमें डेब्ट को यूज़ करना चाहिए। कहाँ तक करना चाहिए, जहाँ तक बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है। जब कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और बेनिफिट कम हो तो हमें डेब्ट का यूज़ नहीं करना है, फिर हमें किसका यूज़ करना है, हमें इक्विटी शेयर का यूज़ करना है। करेक्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं तो हम कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। फिर एसेंशियल फीचर ऑफ ए साउंड कैपिटल मिक्स। एक साउंड कैपिटल मिक्स, एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या क्या एसेंशियल फीचर होने चाहिए, ये भी हमने पॉइंट को फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओवर कैपिटलाइजेशन, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैपिटल, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैपिटल इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन। It is a situation where a firm has more capital than it needs, or in other words, assets are worth less than its issued share capital, and earnings are insufficient to pay dividend and interest. जब हम ज़्यादा कैपिटल को अरेंज करते हैं तो हम इंटरेस्ट और डिविडेंड को पे कर पाए, हमें उतना प्रॉफिट भी नहीं हो पाता। मतलब हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड को पे करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल है।
कॉज रेज मोर मनी देन रिक्वायर्ड, ज़्यादा मनी हमने अरेंज कर ली। एक्सेसिव पेमेंट ऑफ एक्विजिशन, जब हमने किसी और का बिजनेस एक्वायर किया तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा पेमेंट कर दिया। इम्प्रॉपर प्रोविजन, हमने एसेट्स के ऊपर ज़्यादा प्रोविजन नहीं बनाया या इम्प्रॉपर प्रोविजन बनाया। रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग एंड कैपिटलाइजेशन, हमने अर्निंग का रॉन्ग एस्टिमेशन किया जिसके बेस पर हमने ज़्यादा कैपिटल को अरेंज कर लिया। कॉन्सिक्वेंस, लो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, रिड्यूस मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर, जब हम इंटरेस्ट का प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पाएंगे, डिविडेंड का प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारे शेयर की मार्केट प्राइस डाउन हो जाएगी। समटाइम्स लिक्विडेशन, और अगर हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए तो लिक्विडेशन भी हो सकता है। अब क्या करना चाहिए, इसके लिए रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। बाईबैक ऑफ शेयर, ज़्यादा कैपिटल है तो कैपिटल को बाईबैक कर लो। रिडम्पशन ऑफ डेप्ट, डेप्ट को रिडीम कर लो, इससे कैपिटल कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है थियरी का अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन का रिवर्स, जरूरत जितनी कैपिटल भी नहीं है उससे कम कैपिटल है। इट इज ए सिचुएशन वेयर ए फर्म हैज लेस कैपिटल देन इट नीड्स, इट इज रिवर्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। इफेक्ट, एनकरेज कंपटीशन, जब आप बिजनेस में रिक्वायरमेंट जितनी कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपकी जो आरओआई है, रेट ऑफ रिटर्न, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इससे बिजनेस में कंपटीशन बढ़ती है, जब आरओआई बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगी। हाई डिविडेंड एनकरेज वर्कर टू डिमांड हाई वेज, जब हम डिविडेंड ज़्यादा रेट से पे करते हैं तो वर्कर कहते हैं हमें वेजेज रेट भी ज़्यादा दो, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा डिविडेंड पे कर रहे हो, बिजनेस के ऑनर को इतना ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो वर्कर को भी पेमेंट मिलना चाहिए। मैनेजमेंट में रिजॉर्ट टू मैनिपुलेट शेयर वैल्यू, शेयर्स की रेट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है। इनवाइट गवर्नमेंट रेगुलेशन, और जब शेयर की रेट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंस, हाई डिविडेंड रेट, हाई मार्केट वैल्यू पर शेयर, रियल वैल्यू ऑफ शेयर हाइयर देन बुक वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में उससे ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। रेमेडीज, क्या करना चाहिए, स्प्लिट ऑफ शेयर, जो शेयर है उसको स्प्लिट अप कर, जैसे 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है उसको 5-5 रुपये फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, 1-1 रुपये के फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, स्प्लिट कर दो। या बोनस शेयर इशू करो, बोनस शेयर इशू करने से क्या होगा, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट। तो ये कुछ थियोरी के पॉइंट है और उसके बाद में हमने प्रैक्टिकल का रिवीजन किया। बहुत इजी चैप्टर है। ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, इंडिफरेंस पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, सारे ही पॉइंट इक्वल इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंप्लीट करते हैं चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेस्ट पेपर में और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।